स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी जोन। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जितने पहले हुए हैं और आपका किंगडम मोनेरा, ये वाला पार्ट हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सभी चीज़ें क्लियर करवा पाऊँ और सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितने तरीके के क्लासिफिकेशन हमारे पहले आए हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं। ओके, तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा दिया था वो हमारा दिया था एरिस्टोटल ने। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आता है। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली आपका क्लासिफाई किया था। तो इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों को क्लासिफाई किया था। प्लांट्स को किस बेसिस पे किया था, एनिमल्स को किस बेसिस पे किया था, वो हम देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जो था वो इन्होंने किया था आपका मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। ठीक है, तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था आपकी आरबीसीज के बेसिस पे। ठीक है, आरबीसीज प्रेजेंट हैं या फिर एब्सेंट हैं, इस बेसिस पे इन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। अब अगर हम थोड़ा और डीप बात करें तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया था हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ में। हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़ में इन्होंने क्लासिफाई किया था आपके प्लांट्स को। ठीक है, हर्ब्स यानी कि जो छोटे प्लांट्स थे सॉफ्ट स्टेम के साथ। ठीक है, शर्ब यानी कि जो मीडियम साइज़ के प्लांट थे जिनके पास थोड़ी वुडी स्टेम थी या वुडी हो गए थे थोड़े से। ट्रीज़ जो कि बहुत ही लार्ज वुडी प्लांट्स थे। ठीक है, तो हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज़ में इन्होंने क्लासीफाई किया था आपके प्लांट्स को। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स को इन्होंने आरबीसी के होने और ना होने के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। तो इसमें आपके दो आते हैं, वो एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स थी और वो एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं थी। ठीक है, अब जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थी उन्हें बोला गया इनामिया और जिनके पास नहीं थी उन्हें बोला गया एनामिया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन उन्होंने जो किया था इसकी लिमिटेशंस भी थी। इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये क्लासिफिकेशन जो था ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर ही था। यहाँ पे कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपकी बुक में भी दिया है। ठीक है, तो 12th क्लास के बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं और तरीके के क्लासिफिकेशन भी लाई हूँ जो नीट वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं स्पेशली। ठीक है, तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं। जो अगर कोई 11th क्लास वाला बच्चा है तो वो उसको स्किप कर सकता है।
टू किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कार्लस लिनस ने दिया था, ठीक है। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने दो कैटेगरीज में प्लांट्स को दो कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया था, दो किंगडम्स में डिवाइड किया था। एक था किंगडम प्लांटी और एक था किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये क्लासिफिकेशन हुआ था, ये किस बेसिस पे हुआ था? तो ये पूरा क्लासिफिकेशन जो था आपका, ये हुआ था किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपका सेल वॉल के बेसिस पे हुआ था, ठीक। सेल वॉल के बेसिस पे ही प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था। प्लांट्स को जिनके पास सेल वॉल होती है और एनिमल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक। तो किंगडम प्लानेटी जिसके अंदर सारे प्लांट्स आते हैं, ज़्यादातर ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद से अपना खाना बनाने वाले, और जिनके पास सेल वॉल होती है। अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो इसके अंदर सारे एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। इस क्लासिफिकेशन की अच्छी बातें ये थी कि ये सिंपल और इजी क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है। और ये एक पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था, ठीक। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स भी बहुत सारे थे। इसके डीमेरिट्स ये थे कि यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। अगर मैं आपको बताऊँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो आप देखिए, मान लीजिए कि ये आपकी एक सेल है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी एक दूसरी सेल है, ठीक है। अब इस वाली सेल के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जो भी होगा, वो इस तरीके से अंदर इस पे पड़ा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें ऐसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल के अंदर अरेंज नहीं होता है ठीक से, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस रीजन को हम लोग कहते हैं, ये रीजन हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ओके। और जो आपकी दूसरी वाली सेल होती है, यानी कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो है आपका ये डीएनए या फिर आपका आरएनए जो है वो होता है, ठीक। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिया गया था। यहाँ पे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में कोई अंतर नहीं दिया गया, ठीक है। और फंजाई जो थे उनको प्लांट्स के साथ रख दिया गया, जबकि वो तो हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक। ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जिनको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। जैसे यूग्लिना था हमारा, तो उसको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो वो प्लांट्स में आ रहा था ना वो एनिमल्स में आ रहा था, ठीक है। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। इसके बाद हमारा आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आपका किसने दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आपका दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में। यहाँ पर इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक किंगडम प्लानेटी, एक किंगडम एनिमेलिया और एक किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा जो है वो एक नया किंगडम आया।
तो किंगडम प्लानिटी के अंदर तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ही आ रहे थे, जिनके पास क्लोरोफिल है, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है और जर्नली नॉन मोटाइल है। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया जो था उसके अंदर आपके हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आ रहे थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जो मोटाइल होते हैं, वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम है जिनके पास। और तीसरा किंगडम जो था किंगडम प्रोटिस्टा, वो सिंपल मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रखे गए, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते थे, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के दिखा रहे थे, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के दिखा रहे थे, ऐसे भी कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, तो इसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो प्लांट की कैटेगरी में फ़िट हो रहे थे, ना एनिमल की कैटेगरी में फ़िट हो रहे थे, जैसे आपका अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक, तो ये आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपका आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहले हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के मेरिट्स देख लेते हैं। तो मेरिट्स क्या थे कि ये पहला क्लासिफिकेशन था जिसने प्रोटिस्टा को एक अलग किंगडम बताया था। ठीक है, यहाँ पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हायर ऑर्गेनिज्म से अलग किया गया, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से अलग किया गया यूनिसेल्युलर को। प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम बनाया गया जहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए। ठीक, डीमेरिट्स इसके ये थे कि यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को अभी भी सेपरेट नहीं किया गया, फंजाई को अभी भी कोई क्लासीफाई नहीं किया गया ठीक से। ठीक है, फंजाई को एक सेपरेट किंगडम मिलना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं मिला। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनको अभी भी करेक्टली प्लेस करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये इसके आपके कुछ डीमेरिट्स थे। इसके बाद हम आते हैं आपके फोर किंगडम क्लासिफिकेशन पे। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो आपका दिया था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने 1956 में। इन्होंने चार कैटेगरीज में या चार किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, जिसमें था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लानिटी, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ये चार किंगडम थे। मोनेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा गया था। तो अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की, तो किंगडम मोनेरा के अंदर आपके प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनका डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा में रखा गया था। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। ठीक, इसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो आते हैं। तो मोनेरा के अंदर मेनली जो है आपके क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक, किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि थे ये भी यूनिसेल्युलर ही, पर बस यहाँ पर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो डिफाइंड था। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया था। तो प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस था। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम किंगडम प्लानिटी की, जिसके अंदर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स रखे गए जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जिनके पास सेल वॉल है, जिनके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो कि मल्टी सेलर यूकैरियोट हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, जिनके पास सेल वॉल नहीं है और जो मोटाइल भी हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब अगर हम यहाँ पे आपका देखें, so Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. He used simple morphological characters to classify plant into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups which had a red blood and those that did not. ठीक, तो ये
एरिस्टोटल का था। फिर आपका लिनेस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया को इन्होंने क्लासीफाई किया था। ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either कैटेगरी। तो हमने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे जो दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसको इनएडुकेट माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स लिए जा सकते थे। क्लासिफिकेशन करने के लिए और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए जा सकते थे, जैसे कि आपका सेल स्ट्रक्चर ले सकते थे, नेचर ऑफ वॉल ले सकते थे, न्यूट्रिशन क्या है, कैसा होता है वो ले सकते थे, हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसिडर किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा एडुकेट नहीं माना गया। इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपका आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा R.H. विटेकर ने दिया था। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लानिटी और एनिमेलिया, तो यहाँ पे फंजाई जो था उनको एक अलग किंगडम में रखा गया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम जो थे ये R.H. विटेकर ने दिए थे। और यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, वो था सेल स्ट्रक्चर, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका रिप्रोडक्शन और उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये इस टेबल के अंदर ये पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है। अगर हम इस टेबल को पढ़ें तो पहला है आपका मोनेरा। ठीक है, मोनेरा का सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। सेल वॉल नॉन सेल्यूलोसिक है, यानी कि सेल्यूलोज नहीं है, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है, यानी कि सेल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटरोट्रॉफिक भी है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के अंदर आपके कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक आते हैं, और हेटरोट्रॉफिक में आपके सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक आते हैं। ठीक, प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स रखे गए थे इसमें, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सेल वॉल की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फंजाई की अगर हम बात करें तो यहाँ भी यूकैरियोटिक है। यहाँ पर जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पर थोड़ा एडवांसमेंट आ गया है, मल्टी सेल्यूलर, थोड़े थोड़े लूज टिश्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक ही है, जिसमें सैप्रोफिटिक पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट भी यूकैरियोटिक है। यहाँ पर सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक, टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल तो होती नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है, जिसमें होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक और भी तरीके के आपके आते हैं। ठीक है, सो अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपका प्रपोज हुआ है, जिसके अंदर आपको 3 डोमेन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है, और बाकी जितने भी यूकैरियोटिक
किंगडम्स हैं उन सबको तीसरे डोमेन में रखा गया है, तो इसलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस बुक में लिखा है, ठीक। नाउ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, जिम्नो, एंजियो, इन सबको प्लांट्स में रख दिया था, ठीक है। मतलब कि जो कैरेक्टर्स थे उनको सारे कैरेक्टर्स तो खैर नहीं कंसिडर किए थे, ठीक है, एक ही किंगडम में सब कुछ डाल दिया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप वाइडली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या हुआ कि जब ज़्यादा कैरेक्टर्स देखे ही नहीं गए क्लासिफिकेशन के लिए, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो काफ़ी अलग थे। 2 ऑर्गेनिज्म में या 2 प्लांट्स में मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो अलग थे, ठीक है, उनको साथ में रख दिया गया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और आपके जो है ब्लू ग्रीन एल्गी वाले बैक्टीरिया जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, उनको साथ में रख दिया गया, ठीक है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर को साथ में रख दिया गया, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसलिए ठीक नहीं था, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक और आपके ऑटोट्रॉफिक में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया, ठीक है। फिर ये देखा गया कि जो फंजाई है उसके पास तो काइटिन की सेल वॉल होती है, और जो प्लांट्स हैं उनके पास सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, इसको भी नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स के पास सेल्यूलोसिक होती है, करेक्ट। सो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसिडर्ड द फंजाई वेयर प्लेस इन अ सेपरेट किंगडम। तो जब ये सारे कैरेक्टर्स देखे गए तो इनको अलग किंगडम बनाया गया, ठीक है, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हुआ था। सो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनको मोनेरा में रखा गया। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर आपके क्लमाइडोमोनास, कॉलेरा, है ना, जो पहले एल्गी में प्लांट्स वगैरह के साथ रखे थे, है ना, वो आपके प्रोटिस्टा में आए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के अंदर आपके प्रोटोजोन्स, डायटम्स वगैरह भी आपके प्रोटिस्टा में आए, ठीक। और आपका जो मोनेरा था उसके अंदर आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, ये सब आपका मोनेरा में आया, ठीक। पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच अर्लियर क्लासिफिकेशन वे प्लेस इन अ डिफरेंट किंगडम। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग किंगडम में डाल दिए गए थे उनको ठीक से अरेंज किया गया, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो बदल गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आगे चेंज होता रहेगा, हमारा जो क्लासिफिकेशन का ये सिस्टम है ये भी चेंज होता रहेगा, है ना। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसिडर किया जाता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इन सबको कंसिडर करके ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, ठीक है, जिसके अंदर आपके मेनली क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया ये अकेले मेंबर होते हैं, मोनेरा के ये अकेले मेंबर होते हैं, सोल मेंबर होते हैं बैक्टीरिया। सो किंगडम मोनेरा जो है इसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये सिंपलेस्ट होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि काफ़ी समय से और काफ़ी वक्त से ये जीते आ रहे हैं अर्थ पे, ठीक है। तो अगर आप अब भी देखेंगे तो आपको आँखों से तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हर जगह बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, आपके अंदर होते हैं, ठीक है, सॉइल में होते हैं, एयर में होते हैं, सब जगह बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। वाटर में भी होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, है ना।
मोस्टली गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो बैक्टीरिया जो है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इनके पास नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें तो सॉइल, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन, सी, एयर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे नॉर्मल किसी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक, सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा एंड दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सॉइल में भी मिल जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको एक्सट्रीम हैबिटेट से मिल जाएंगे, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, ठीक है, थर्मल वेंट्स, इन सब में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे तो एज अ पैरासाइट जो हैं वो बाकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सर्वाइव करते हैं। ठीक, तो अब ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं इनको इनके शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, शेप के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये पिक्चर आपको दिख रही है, ठीक है, और मैं अब दिख रही है, क्लियरली दिख रही होगी। तो बैक्टीरियाज जो होते हैं या मोनेरा किंगडम में मतलब जो भी हैं ये बैक्टीरियाज, इन सबको शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है 4 पार्ट्स में। ठीक है, 4 डिफरेंट शेप्स होती हैं बैक्टीरियाज की। जो पहली शेप होती है उसे हम कोकस कहते हैं। ठीक है, कोकस। तो कोकस जो होती है वो गोल गोल राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस जैसे एग्जाम्पल में इसका दिया है स्टेफाइलोकोकस, तो आप ये देख रहे हो। ठीक है, ये छोटे छोटे गोल गोल ये सारे बैक्टीरिया जो आप देख रहे हो ये आपके हैं कोकस। ठीक है, दूसरे आपके आते हैं बैसिलस। जो बैसिलस है वो आपके रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं बैसिलस, और इसमें ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है इट इज़ स्पोर। ओके, दूसरे जो आपको तीसरे थर्ड टाइप के जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं स्प्रिलियम। स्प्रिलियम स्प्रिलियम यानी कि जो स्पाइरल शेप के होते हैं, और इनके पास में फ्लैजेला भी होता है। फ्लैजेला देखने को मिल रहा है जो कि मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, तो ये है स्प्रिलियम वाले बैक्टीरिया। इसके बाद लास्ट जो आते हैं वो आते हैं विब्रियो, जो कि कॉमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कॉमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। विब्रो कॉलेराई इसका एग्जाम्पल है, और यहाँ पर इसकी पिक्चर है। तो ये कॉमा शेप के देखने को मिल रहे हैं, तो इनको हम विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में शेप के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। तो आपके ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनका स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना। अगर हम बाकी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना। सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो आपको बैक्टीरिया में देखने को मिल जाएगी। तो बैक्टीरिया जो है आपके ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक में भी आपके फोटोसिंथेटिक यानी कि जो आपके सनलाइट से बना लेते हैं अपना फूड। ठीक है, और कीमोसिंथेटिक जो कि केमिकल कंपाउंड्स वगैरह से एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर या किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है इनका, और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनकी होती है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बना लेते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, और वास्ट मेजॉरिटी में हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की।
ठीक है, बैक्टीरिया को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ये हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपके आते हैं आर्की बैक्टीरिया, फिर आपके आते हैं यू बैक्टीरिया, और उसके बाद आपके आते हैं माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। तो ये आपके क्लासिफिकेशन होती है बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं आपके लिए प्रॉपर लिख के लाई हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और बाकी आगे की वीडियोस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चंस वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहेगा। चलिए, आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सो आर्की बैक्टीरिया एशियंट और प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनरा में आते हैं, और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने के लिए नोन है। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह लेते हैं, ये इनकी खासियत होती है। ठीक, याद करने में आसानी होगी। आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, तो ये इनकी खासियत है। आर्की बैक्टीरिया को इस तरीके से आप याद कीजिएगा। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। न्यूक्लियस तो हमें पता है कि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पर जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, ये हमने टेबल में देखा था। ठीक है, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ये सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाइनरी फिजन से। हैबिटेट्स की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह रहे हैं, तो ठीक है, तो इन सब में आपको मिल जाते हैं। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, यानी कि आर्की बैक्टीरिया में ही आपके मीथेनोजेंस आते हैं, जो कि आपके मार्श एरियाज़ में और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ रूमिनेंट्स में आपको मिलते हैं। मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में इनका काफ़ी रोल होता है। एग्जाम्पल है इसका मीथेनो बैक्टीरियम। ठीक है, मीथेनो बैक्टीरियम इसका एग्जाम्पल है। फिर आपके हेलोफाइल्स आते हैं, जो कि आपके सॉल्टी इन्वायरमेंट में आपको रह लेते हैं। ठीक है, इनको हम हेलोबैक्टीरियम, इसका एग्जांपल होता है हेलोबैक्टीरियम। हेलोफाइल यानी कि सॉल्टी इन्वायरमेंट्स में रहने वाले। ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स यानी कि हॉट कंडीशंस में या एसिडिक इन्वायरमेंट में रहने वाले। ठीक, तो ये टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो जो आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी हार्श हैबिटेट्स में रह लेते हैं। जो मीथेनोजेंस है वो ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। ठीक है, मार्श एरिया से मिलते हैं, रूमिनेंट्स के स्टमक में मिलते हैं। हेलोफाइल्स जो हैं वो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में आपको मिल जाते हैं। जो थर्मोएसिडोफाइल्स है वो हाई टेम्परेचर पे मिल जाते हैं। तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर जो है इस पे आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हाई pH को भी टॉलरेट कर लेते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो नेचर में मिलते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाय बाइनरी फिजन, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं, हर तरीके के हैबिटेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इन सब में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया, अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो इसमें आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं एक्टिनोमाइसिटीज़। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज़ इसका एक बैक्टीरियाज हैं जो एक्टिनोमाइसिटीज़ बैक्टीरिया इनके अंदर मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
ठीक, तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसमें आते हैं, और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी इसमें आपके आते हैं। यानी कि फोटोसिंथेटिक वो जो सनलाइट से फूड बना रहे हैं, और कीमोसिंथेटिक वो जो कि आपके केमिकल सब्सटेंस से फूड या एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तीसरे आपके आते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है उन्हें आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हो। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, इनके पास वही क्लोरोफिल होता है जो प्लांट्स में होता है, क्लोरोफिल ए। ठीक, क्लोरोफिल ए इनके पास होता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, तो जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये आपको मिल जाएंगे किसमें, साइनोबैक्टीरिया आपको मिलेंगे एक्वेटिक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं। फ्रेश वाटर में आपको ये मिल जाते हैं। इसके अलावा ये आपको मेराइन में मिल जाएंगे। ठीक है, मेराइन में आपको मिल जाएंगे। मेराइन के अलावा ये आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगे। टेरेस्ट्रियल भी आपको ये आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास फ्लैजुला वगैरह नहीं होते। ठीक है, मैं बता दूँ, फ्लैजुला नहीं होते हैं इनके पास, साइनोबैक्टीरियाज के पास फ्लैजुला नहीं होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास एक स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी इनके पास ये होती है कि इनके पास एक तरीके की सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिन्हें आप कहते हो हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो ये हेट्रोसिस्ट जो है ये स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करती है। इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करवाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एल्गल ब्लूम का। एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन जो है ये वाटर में कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हम बात आर्की बैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट्स में रह लेते हैं। एक्सट्रीम सॉल्टी वाले हैलोफाइल्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग वाले थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, और मार्शी वाले मीथेनोजेंस होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया डिफ़र करते हैं बाकी बैक्टीरिया से, क्योंकि इनके पास इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है ना, तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो ही इतना स्पेशल होता है कि इनको ऐसे हार्श हैबिटेट्स में ये लोग रह लेते हैं। ठीक, मीथेनोजेंस जो है वो गट में मिल जाते हैं काफ़ी सारे रूमिनेंट एनिमल्स के, जैसे काऊ फेलोज वगैरह होते हैं। ठीक है, और मीथेन गैस जो है वो हमें पता है कि मीथेन गैस बनाने के लिए जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनका डंग जो है वो यूज़ होता है। तो उस डंग के अंदर ये बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से मीथेनोजेंस जो है वो मीथेन इनकी बायोगैस आपकी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इनके पास होती है, और अगर मोटाइल हो तो फ्लैजुलम भी प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिनके पास क्लोरोफिल ए होता है बिल्कुल प्लांट्स वाला, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकता है, यानी कि एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल सेल है
और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अराउंड ये आपको ब्लू वाला रीजन दिख रहा है, तो ये जो होते हैं इसके अराउंड में ये एक शीट होती है। ठीक है, ये एक शीट होती है इसके अराउंड में, इसे ग्लूटेनियस शीट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि ये आपकी सेल है और इसके अराउंड में ये आपकी ग्लूटेनियस शीट है, तो सिंगल सेल वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और इसके अलावा आपके फिलामेंट में हो सकते हैं, इस तरीके से इसका फिलामेंट हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है आपको। ठीक है, और इसके अराउंड में इस तरीके से फिर यहाँ पर ये शीट आ जाती है। और कॉलोनी भी हो सकती है इनकी, कॉलोनी यानी कि बहुत सारे इस तरीके से ये आपके हो सकते हैं, ये पूरी कॉलोनी इनकी हो सकती है। और इसके अराउंड भी इनकी क्या रहेगी, ये ग्लूटेनियस शीट वाला जो है ये इनके अराउंड भी रहेगा। ठीक है, तो फ्रेश वाटर मेराइन टेरेस्ट्रियल आपको ये मिल जाएंगे। कॉलोनीज ग्लूटेनियस शीट से कवर्ड होती हैं। ब्लूम्स ये बना लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में, कुछ जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। हेट्रोसिस्ट सेल्स होती हैं जिनकी मदद से किया जाता है। नॉस्टा कैनाबेना इसका एग्जाम्पल है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, इन सबको यूज़ कर लेते हैं और अपनी एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, तो जब ये नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया इन सबको यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए, तो एक तरीके से रिसाइकलिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। जैसे नाइट्रोजन रिसाइकल हो गया, फॉस्फोरस रिसाइकल हो गया, आयरन और सल्फर भी रिसाइकल हो गए, तो नेचर में भी काफ़ी हेल्पफुल रह जाते हैं ये। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक मोस्ट एबंडेंट होते हैं, मेजॉरिटी ये डिकम्पोजर्स ही होते हैं, एंड मैनी ऑफ देम हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ये हेल्पफुल होते हैं कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में और नाइट्रोजन फिक्स करने में इन द रूट्स। ठीक है, कुछ प्लांट के रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक, तो एक्टिनोमाइसिटीज़ के बारे में मैंने बताया था। एक्टिनोमाइसिटीज़ जो हैं वो फिलामेंटियस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के जैसे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिलामेंटियस और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, सॉइल में ज़्यादातर मिलते हैं और इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटीज़ को बेसिकली रे फंजाई भी बोला जाता है, क्योंकि फंजाई के जैसे होते हैं ये। ठीक है, जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जिन्हें हाइफे बोला जाता है, तो वैसे ही हाइफे जो हैं आपको एक्टिनोमाइसिटीज़ में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको रे फंजाई भी बोल दिया जाता है। इसके बाद जो है आपका, हाँ, तो यहाँ रूट्स में ये फिक्स कर देते हैं। और क्या होता है, ह्यूमन बींग्स को भी डैमेज करते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं ना, कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टीटनेस, सिट्रस कैंकर, ये सब डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं और कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स भी बना लेते हैं। और एक तरीके का और रिप्रोडक्शन इसमें होता है जिसे हम एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, एक जो आपका बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मान लीजिए कि आपका ये कोई बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है आपका और ये दूसरा बैक्टीरिया है आपका। ठीक है,
इस बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो ये इस वाले बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इस वाले बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जा रहा है अंदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये काफ़ी छोटी सेल्स होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी सेल्स जो हैं वो आपकी माइकोप्लाज्मा होती हैं, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, सो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैव अ यूनिक बिकॉज दे लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती है। सेल वॉल एक तरीके से सपोर्ट का काम करती है। ठीक है, तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो इनकी शेप भी कैसी होती है, फिक्स नहीं होती है। ग्राम नेगेटिव होते हैं ये। ठीक, ग्राम नेगेटिव होते हैं। और माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जिसको पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक भी क्या नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी, है ना। और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में ये एज अ पैरासाइट भी होते हैं। ठीक, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, वेरिएबल शेप होती है इसकी। ठीक है, वो मैंने बताया कि सेल वॉल नहीं होती है तो स्ट्रक्चर जो है वो मतलब कि शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है। बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंटली या एज अ पैरासाइट जो है ये रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर हमारा किंगडम मोनेरा जो है वो कंप्लीट होता है। इस PDF इस लेक्चर की जो हमारी PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स, इससे रिलेटेड इमेजेस वो भी वहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं समझा सकूँ, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगी कि किंगडम मोनेरा, जितने भी किंगडम्स हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैं नीट वाले बच्चों के लिए बनाऊँगी। ठीक है, वहाँ पर भी आपको जो भी PDF वगैरह होंगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियोस को ध्यान से देखें। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्वेश्चंस वगैरह सब आपको वहाँ मिलेंगे। एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।